हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज का वीडियो हमारे क्लास 9th के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। अब इन एग्ज़ाम्स में अक्सर आपको परेशानी होती है, पेपर किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो ये सेट कर देता है आपका सीबीएसई ऑलरेडी, यानी कि पेपर पैटर्न आपका कैसा होगा ये सेटिंग सीबीएसई पहले सेट कर देता है। यानी कि क्लास 9th और 10th के ये जो मॉडल सैम्पल पेपर्स होते हैं उनको सीबीएसई बहुत पहले इशू कर देता है ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि पेपर आने किस तरीके वाले से हैं। ठीक है, उन्हीं के बेसिस पे आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर्स भी बनते हैं। तो उन्हीं बेस पर हम आपके लिए लेकर आए हैं सैम्पल पेपर्स। ठीक है, ताकि आप इनकी प्रैक्टिस करके अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। देखिए, सैम्पल पेपर क्यों हम सॉल्व करते हैं। सैम्पल पेपर सॉल्व करने के हमारे कई रीज़न होते हैं। हम सारा प्रिपरेशन कर लेते हैं, सब कुछ हम पढ़ लेते हैं, उसके बावजूद हमें अभी ये अंदाज़ा नहीं होता कि पेपर में किस सेक्शन को हम कितना टाइम दें, किस चीज़ को हम पहले सॉल्व करें, क्या करें। तो इसी वजह से हम सैम्पल पेपर को सॉल्व करते हैं। सैम्पल पेपर सॉल्व करते करते हमारा रिवीजन तो होता ही है, हमारी स्पीड बनती है, राइटिंग बनती है, मिस्टेक्स अवॉइड होती हैं और साथ ही साथ आपको पेपर पैटर्न का अंदाज़ा भी हो जाता है। हर सेक्शन के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट भी आप कर लेते हो। देखते वैसे तो हम लोग आपको टाइम मैनेजमेंट बताते हैं कि किस सेक्शन को आपको कितनी देर देना है, क्या करना है, जो जो भी चीज़ें हैं सब हम बताते हैं। लेकिन ऐसे भी हर इंसान के काम करने के तरीके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। तो अगर आप खुद ये सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे और आप देखोगे आपको किस सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है, तो उस चीज़ को आप सही तरीके से सेट कर सकते हो। कब? अपने एग्ज़ाम के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना होता है और वो भी आपको कैसे पता चलेगा, जब आप सैम्पल पेपर को सॉल्व करोगे। ठीक है ना। तो चलिए, अभी तक हम क्लास 9th हिंदी कोर्स ए का जो है आप देख रहे हो कि कोर्स बी अभी हम करा रहे हैं। क्लास 9th हिंदी कोर्स बी का हम अभी तक 3 सैम्पल पेपर्स कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं 4th सैम्पल पेपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी तक आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से आना है, तो कुछ इसी तरीके से आपका ये वाला भी पेपर ही रहेगा। देखिए क्या है, क्लास 9th है, हिंदी कोर्स बी, सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 4 है, सेशन आपका 24-25 है, पेपर कोड है 002। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा जी, ये पेपर कोड गलत पड़ा है, यहाँ पर जो कोड होगा वो होगा आपका 085। 002 कोर्स ए का कोड होता है। ठीक है, तो ये कोड आपका क्या रहेगा, 085। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना पेपर। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है आपके पेपर को करने का, लेकिन पेपर रीडिंग का टाइम आपको 15 मिनट का मिलता है। यानी कि इस 3 घंटे से ठीक 15 मिनट पहले आपको आपका पेपर दे दिया जाता है। उस 15 मिनट को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि अगर आपने उस समय कुछ चीज़ों को ध्यान दे दिया तो समझ लीजिए आप टाइमली सारा काम कर लोगे। तो उस 15 मिनट में आपके पास जो अपठित गद्यांश दिए गए हैं दोनों का खंड में, उनके आंसर्स आपको निकालने हैं। फिर आप जब खंड गा में जाओगे तो खंड गा में भी पठित गद्यांश और पद्यांश दिए हुए हैं, उनके पास उसमें भी आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो उन्हें भी निकाल लो। तो इस तरीके से आप काफ़ी हद तक समय जो 3 घंटे में आपका रिटन वाला होगा उस सेक्शन में आप आंसर ढूंढने से बच जाओगे। वो टाइम आपका जो है वो सिक्योर हो जाएगा, आपका बच जाएगा वो टाइम। तो उन 15 मिनट में जो आपको रीडिंग टाइम मिल रहा है, पेपर तो पढ़ना है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी निकाल के रखने हैं। ठीक है, हर पेपर में कुछ निर्देश दिए होते हैं, उन निर्देशों को हमें बहुत सावधानी से पढ़ना पड़ता है। तो आज भी हम कुछ निर्देश आपके लिए लेकर आए हैं, ये जो आज के इस क्वेश्चन पेपर के हैं। और याद रखिए, जब आपका पेपर आएगा तो उसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे, उन्हें ध्यान से पढ़ना और पढ़ने के साथ ही साथ ध्यान रखना, पढ़ना है और फॉलो भी करना है। सामान्य निर्देश क्या है, इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है। हम सभी को पता है कितने खंड हैं, 4 खंड दिए गए हैं, का, खा, गा, घा। खंड का में अपठित गद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए दीजिए। खंड का में आपके पास 2 अपठित गद्यांश दिए गए हैं, इन दोनों ही गद्यांशों में 5-5 प्रश्न हैं, जिसमें आपके पास बहुविकल्पीय भी हैं, वर्णात्मक भी हैं।
आपको सारे प्रश्न करने हैं, कोई भी विकल्प अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। फिर आ जाएंगे हम खंड खा में, जहाँ व्यवहारिक व्याकरण से प्रश्न पूछे गए हैं, आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो खंड खा में हमारे पास है व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण के आपके 6 टॉपिक दिए गए हैं। इन 6 टॉपिक को आपको बहुत सावधानी से करना है, ठीक है। सब हर प्रश्न के साथ विकल्प मौजूद हैं, आपको पूरा सेक्शन करना है, ठीक है। विकल्प मौजूद हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। फिर खंड गा पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। खंड गा में आपके पास जो है ये 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1 पर आधारित रहेगा। ध्यान रखिएगा, स्पर्श और संचयन पर आधारित रहेगा। तो बहुत सावधानी से आपको सारे प्रश्न करने हैं, विकल्प हर प्रश्न के साथ मौजूद रहना है। खंड घा रचनात्मक लेखन पर आधारित है, आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। खंड घा हमारा पूरी तरीके से रचनात्मक लेखन आधारित है, जिसमें आपके पास अनुच्छेद है, पत्र है, संवाद है और चित्र वर्णन है। ये प्रश्न दिए जाएंगे, आपको सारे प्रश्न यहाँ पर करने हैं, विकल्प हर प्रश्न के साथ मौजूद रहेगा। फिर आ जाते हैं हम, इस पूरे प्रश्न पत्र में 17 प्रश्न दिए गए हैं। कितने हैं? 17 क्वेश्चन है टोटल, और सारे आपको करने हैं। अब आप बोलोगे मैम ऑप्शन, हर जो 17 प्रश्न दिए हैं इनके उप प्रश्न हैं, उन उप प्रश्नों में विकल्प मौजूद है। वैसे तो 17 प्रश्न हैं खंड, पूरे खंड में, जैसे 2 प्रश्न आपके खंड का में हैं, खंड खा में भी आपके पास प्रश्न दिए गए हैं 6 के हिसाब से 6 आपके पास जो दिए गए हैं, उसमें 5 या 6 आपके पास क्वेश्चन रहेंगे, गा में 5 प्रश्न रहेंगे। तो इस तरीके से उनके अंदर भी जो प्रश्न उप प्रश्न दिए गए हैं उनमें विकल्प आपके पास मौजूद रहेगा। फिर आते हैं, यथासंभव सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए। याद रखिए, ये इंस्ट्रक्शन आपके पेपर में दिया हो या ना दिया हो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, हिंदी के क्वेश्चन पेपर को आप जो है सीक्वेंस से करिए, यानी कि जिस ऑर्डर में आपके पास क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं, सेम वही ऑर्डर आप अपनी आंसर शीट पे फॉलो करिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी कॉपी प्रेजेंटेशन का बेस्ट तरीका होता है, और जब हम इस तरीके से कॉपी प्रेजेंट करते हैं तो एग्जामिनर भी इसको देखकर काफ़ी इम्प्रेस होता है। जो कॉपी चेक करता है ना, वो भी काफ़ी इम्प्रेस होता है। तो हमारी इमेज जो है उसके आगे अच्छी बनती है, वो प्रसन्न रहता है हमारी कॉपी चेक करते समय, तो हमें मार्क्स भी अच्छे मिलने की संभावनाएं बनी रहती है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन आपके पास पेपर में दिया हो या ना दिया हो, आपको फॉलो करना ही करना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना गद्यांश। तो खंड का है, जहाँ पर अपठित बोध आधारित प्रश्न 2 दिए गए हैं। तो 2 गद्यांश हमारे पास दिए गए हैं। अब इन 2 अपठित गद्यांश को हमें बहुत सावधानी से पढ़ना है, और हर गद्यांश पर 5 प्रश्न हैं। तो इन 5 प्रश्नों में 3 प्रश्न जो हैं आपके बहुविकल्पीय रहेंगे और 2 वर्णात्मक रहेंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो रहेंगे वो 1-1 नंबर के रहेंगे, और वर्णात्मक प्रश्न जो रहेंगे वो 2-2 नंबर के रहेंगे। तो 4 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न और 3 नंबर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, तो टोटल 7 नंबर का आपका एक गद्यांश रहेगा। तो 2 गद्यांश हो जाएंगे आपके, टोटल कितने? 7-7 14 मार्क्स के, ठीक है। तो चलिए पहला गद्यांश पढ़ें। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए क्या है, वह ईंट धन्य है जो कट छटकर कंगूरे पर चढ़ती है और हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती है। इसके साथ साथ वह ईंट भी धन्य है जो जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर नींव में गड़ गई है, यानी कि नींव जो जहाँ से मकान बनती है ना, उसकी नींव में गड़ गई है और इमारत की पहली ईंट बनी। उसी ईंट पर इमारत की मजबूती टिकी होती है। हम लोग कहते हैं ना भाई, नींव अच्छी है तो इमारत भी बहुत मजबूत होगी। उस ईंट के हिल जाने से कंगूरा नीचे आ गिरेगा, अर्थात नींव की ईंट अधिक महत्वपूर्ण है। उस ईंट ने स्वयं को इसलिए नींव में नीचे डाल दिया ताकि इमारत 100 हाथ ऊपर जा सके। उस ईंट ने अंधे कुएं में जाना इसलिए स्वीकार किया ताकि ऊपर के लोगों को साफ हवा मिलती रहे, सुनहरी रोशनी मिलती रहे। कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने इसलिए अपना बलिदान दे दिया ताकि आने वाली आज़ादी का सुख दूसरे लोग भोग सके। समझ में आया? तो ये जो ईंट और इमारत की बात हो रही थी, ये हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों की बात हो रही थी
जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को सुहा कर दिया, अपनी जान न्यौछावर कर दी, सिर्फ इसलिए कि आने वाली पीढ़ी जो है वो स्वतंत्रता से सांस ले सके। सुंदर निर्माण के लिए हमेशा बलिदान की आवश्यकता होती है। यह बलिदान चाहे ईंट का हो अथवा व्यक्ति का। सुंदर इमारत बनाने के लिए पक्की लाल ईंटों को नींव में जाना ही पड़ता है। उसी प्रकार समाज को सुंदर बनाने के लिए कुछ तपे तपाए लोगों को चुपचाप बलिदान देना पड़ता है। तपे तपाए मतलब जो बहुत ही ज़्यादा समझदार लोग होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो अगर समाज सुंदर बनाना है तो ऐसे समझदार लोग अपना बलिदान देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस पर आधारित प्रश्न है, 3 बहुविकल्पीय और 2 वर्णात्मक। पहला क्या है, कंगूरे का अर्थ क्या होता है? चलिए बताते हैं। नींव, चोटी या शिखर, छत या मुंडेर, ईंट की भट्टी। तो कंगूरे का तात्पर्य होता है चोटी या शिखर, यानी कि सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर सुंदर वाली होती है ना, आप इमारत में सबसे चोटी वाला जो स्थान देखेंगे वो होता है चोटी या शिखर, उसको हम कंगूरा बोलते हैं। नींव की ईंट को क्यों धन्य माना गया है? अब नींव की ईंट धन्य क्यों होती है? रीजन देखिए क्या है। सुंदर इमारत बनाने के लिए, सबसे मजबूत ईंट होने के कारण, इमारत की पहली ईंट होने के कारण, इमारत को स्थायित्व देने के कारण। तो ईंट की नींव इसलिए धन्य मानी जाती है क्योंकि वो इमारत को स्थायित्व देती है, एक मजबूत बेस देती है और उसी पर इमारत खड़ी होती है कि नहीं? निम्नलिखित में किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है? ठीक है, अब आपको बताना है किस में उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं निर्माण, नीरव, दोनों में या किसी में नहीं। तो निर्माण कैसे बनता है आप बताइए? तो जिसमें उपसर्ग नहीं है वो है आपका नीरव, क्योंकि इसमें कौन सा है? देखिए इसमें तो निर है, निर प्लस माण है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये नी है, बड़ी ई की मात्रा है ना। तो यहाँ पर नी प्लस रव है, तो इसमें निर उपसर्ग नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारे पास वर्णात्मक प्रश्न है। ठीक है, हमने कैसे बताया था? 3 बहुविकल्पीय और 2 वर्णात्मक। वर्णात्मक क्या है? कंगूरे की ईंट और नींव की ईंट में कौन अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों? तो कंगूरे की ईंट से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण नींव की ईंट होती है, जो कि एक इमारत को मजबूत बेस देती है, मजबूत आधार देती है और जो है वो क्या कहते हैं, आधारभूत होता है किसी भी इमारत का, मजबूती देती है। नींव की ईंट अधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इमारत की मजबूती उसी नींव की ईंट पर टिकी होती है। नेक्स्ट है, पक्की पक्की लाल ईंट कहकर लेखक किन्हें उत्साहित कर रहा है? पक्की पक्की लाल ईंट वो किन्हें बता रहे हैं? तो देखिए क्या है, ये युवाओं को उत्साहित कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आपको भी कुछ ऐसे ही उत्साहित होना है अपने देश के लिए बलिदान देने के लिए, है ना। पक्की पक्की लाल ईंट कहकर लेखक युवाओं को उत्साहित कर रहा है, वह उन्हें तपे तपाए लोग भी कहता है। यानी कि तुम बड़े हो, समझदार हो, तुम्हें अगर अपने देश के लिए बलिदान देना पड़ता है तो उसको देने के लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं खंड का के ही हमारे दूसरे प्रश्न, जहाँ पर एक और अपठित गद्यांश हमें दिया गया है। इसको भी हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद प्रश्न करेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि मैम गद्यांश करने में हमें बहुत टाइम लगता है और अक्सर हमसे हो नहीं पाता। तो देखो एक चीज़ है इसमें, सबसे पहली चीज़ होती है कंसंट्रेशन। जब आप इसको करने बैठो तो आसपास किसी भी चीज़ पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ ये। और अगर आप इसे बहुत आसानी से और जल्दी करना चाहते हो तो इसका सिर्फ एक टिप है कि सबसे पहले आप इन गद्यांश में जो प्रश्न दिए रहते हैं इन प्रश्नों को पढ़ो, उसके बाद गद्यांश पढ़ना, तो आप बहुत आसानी से जो है वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढ लोगे। चलिए देखिए क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है? सत्संग से हमारा अभिप्राय उत्तम प्रकृति के व्यक्तियों की संगति से है, जो बहुत अच्छे व्यवहार के हैं, जिनकी सोच, जिनके कर्म, जिनका व्यवहार बहुत अच्छा है, उन लोगों की संगति से है। मानव मन में श्रेष्ठ और ग्रहित भावनाएं निश्चित रूप से रहती हैं।
बात सही है, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं रहती हैं जो अच्छी भी रहती हैं और कहीं ना कहीं बुरी भी रहती हैं। ये सभी मिली जुले रूप में हमारे अंदर मौजूद रहती हैं। कुछ व्यक्ति सहज सुलभ सद्गुणों की उपेक्षा करके कुमार्ग का अनुगमन करते हैं। क्या होता है, कुछ लोग जो है वो अपने अंदर की अच्छी भावनाओं को मार देते हैं और गलत रास्ते पर चल देते हैं। अच्छे गुण हैं, अच्छी भावनाएं हैं, अच्छी सोच है, इनको दबा देते हैं और वो बुरे रास्ते पर चल देते हैं। उनकी संगति प्रत्येक के लिए भयंकर सिद्ध होती है। वे न केवल अपना ही विनाश करते हैं अपितु अपने साथ रहने वाले तथा वार्तालाप करने वालों के जीवन और चरित्र को भी पतन अथवा विनाश के गर्त की ओर उन्मुख करते हैं। अतः ऐसे व्यक्तियों की संगति से सदैव बचना चाहिए। अगर आप चाहते हो तो ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए। विश्व में प्रायः ऐसे मनुष्य ही अधिक हैं जो उत्कृष्ट और निकृष्ट दोनों प्रकार की मनोवृत्तियों से युक्त होते हैं। तो सबसे अधिक वही हैं जिनके अंदर अच्छी सोच भी है और बुरी सोच भी है, अच्छी आदतें भी हैं, बुरी आदतें भी हैं। उनका साथ यदि किसी के लिए लाभप्रद नहीं होता तो हानिकारक भी नहीं होता। ऐसे आप बहुत सारे लोग होंगे जो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, तो इनके साथ में अगर आप जाते हो तो इनसे हमें कोई फ़ायदा भी नहीं होगा तो कोई नुकसान भी नहीं होता है। उनका साथ यदि किसी के लिए लाभप्रद नहीं होता तो हानिकारक भी नहीं होता। इसके अतिरिक्त तृतीय प्रकार के मनुष्य वे हैं जो ग्रहित भावनाओं का दमन करके केवल उत्कृष्ट गुणों का विकास करते हैं। यानी कि वे आदतें जो हमारे अंदर बुरी होती हैं उनको हम अपने अंदर दबा लेते हैं और अच्छी आदतों को लेकर आगे चलते हैं। तो देखिए, 3 तरह के लोगों की बात हुई। एक तो अपनी अच्छी आदतों को दबाकर गलत मार्ग पर चलते हैं, ठीक है। दूसरे जो अपनी गलत आदतों को दबाकर अच्छे मार्ग पर चलते हैं। तीसरे जो दोनों ही चीज़ों को लेकर चलते हैं जिनसे हमें ना नुकसान है ना फायदा है। ऐसे व्यक्ति निश्चय ही महान प्रतिभा संपन्न होते हैं। उनकी संगति प्रत्येक व्यक्ति में उत्कृष्ट गुणों का संचार करती है। उन्हीं की संगति को सत्संग के नाम से पुकारा जाता है। तो जो व्यक्ति अपने अंदर की बुरी आदतों को कहीं ना कहीं अंदर दबा देते हैं और अच्छी आदतों को लेकर आगे चलते हैं, तो अगर हम ऐसे लोगों का साथ लेते हैं तो वो ही क्या कहलाती है, सत्संगति कहलाती है। अब इस पर पहले 3 बहुविकल्पीय हैं और 2 वर्णात्मक प्रश्न हैं। क्या दिया गया है, सत्संग से लेखक का क्या अभिप्राय है? चलिए देखते हैं। सहज सुलभ व्यक्तियों की संगति को कहा है उन्होंने, उत्तम प्रगति के व्यक्तियों की संगति को कहा है, भावनाओं का दमन करने वालों की संगति को कहा है, उत्कृष्ट और निकृष्ट दोनों प्रकार की व्यक्ति की संगति को कहा है। तो सत्संग कौन होते हैं? जो उत्तम प्रकृति के व्यक्तियों की संगति को कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम जो अपनी बुरी आदतों को अंदर दबा देते हैं और अच्छी प्रवृत्तियों और आदतों को लेकर चलते हैं, ऐसे लोगों की संगति को हम सत्संगति या सत्संग कहते हैं। सत्संग शब्द का संधि विच्छेद कहिए, सत्संग, तो अब समझ में आ जाएगा। देखिए क्या, सत्संग, सदसंग, सच्च संग, सत्य संग। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? वो है नंबर 1, सत्संग, इसका सही संधि होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इस गद्यांश के अनुसार 2 प्रकार की मनोवृत्तियां कौन सी हैं? हमने गद्यांश पढ़ा, इसमें 2 प्रकार की मनोवृत्तियां हैं, देखते हैं कौन सी हैं। लाभदायक हानिकारक, उच्चतम निम्नतम, उत्कृष्ट निकृष्ट, अच्छी या बुरी। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? उत्कृष्ट और निकृष्ट, यानी कि अच्छी प्रवृत्तियाँ और निकृष्ट यानी कि निम्न प्रवृत्तियाँ, अच्छी आदतें और बुरी आदतें, हम सरल भाषा में कहें। लेकिन जो पर्टिकुलर शब्द गद्यांश में लिया गया है वो उत्कृष्ट और निकृष्ट है। नेक्स्ट आते हैं, कुमार्ग का अनुगमन करने वालों की संगति भयंकर क्यों सिद्ध होती है? तो ये वर्णात्मक प्रश्न है। जो लोग गलत मार्ग पर चलते हैं, अगर हम उनकी संगति लेते हैं तो क्या होगा? ये हमें भी गलत रास्ते पर ले जाएंगे। इनकी संगति हमें हमेशा नुकसानदेह होगी, है ना। देखिए क्या है, कुमार्ग का अनुगमन करने वाले न केवल अपना विनाश करते हैं अपितु अपने साथ रहने वाले तथा वार्तालाप करने वालों के जीवन और चरित्र को भी पतन अथवा विनाश के गर्त की ओर उन्मुख करते हैं। तो खुद अपना जीवन तो बर्बाद करेंगे ही करेंगे, साथ में दूसरों के जीवन को भी बर्बाद कर देते हैं।
फिर है महान प्रतिभा संपन्न व्यक्ति किसे कहते हैं? महान प्रतिभा, जो अपनी निकृष्ट प्रवृत्तियों को दबाकर और अपनी उत्कृष्ट प्रवृत्तियों के साथ आगे बढ़ता है ना। देखिए क्या है, जो व्यक्ति अपनी ग्रहित भावनाओं, यानी कि जो निकृष्ट प्रवृत्तियां होती हैं, ग्रहित भावनाएं, जो दूसरों से घृणा करना, दुश्मनी करना, ईर्ष्या करना सिखाती हैं, ये हमारी ग्रहित भावनाएं होती हैं, का दमन करके केवल उत्कृष्ट गुणों का विकास करते हैं, महान प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कहलाते हैं। तो एक तरीके से सरल भाषा में आप समझो कि हमारे अंदर बुरी आदतें भी हैं, अच्छी आदतें भी हैं। अब मैं अपनी उन बुरी आदतों को दबा दूं, उन पर ध्यान न दूं, उनके अनुसार न चलूं और अच्छी आदतों के साथ आगे चलूं, तो हम क्या हो जाएंगे? हम महान हो जाते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं खंड खा, जहाँ पर है हमारे पास व्यवहारिक व्याकरण। तो व्यवहारिक व्याकरण में हमारे पास 6 टॉपिक दिए गए हैं। शब्द पद, अनुस्वार अनुनासिक, और फिर उसके बाद है उपसर्ग प्रत्यय, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, विराम चिन्ह और स्वर संधि। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक है हमारे व्याकरण में। तो इन्हीं पे आधारित अब हमारे पास खंड खा में प्रश्न आएंगे। तो हर प्रश्न के साथ आपके पास ऑप्शन मौजूद रहेंगे और कुछ निर्देश दिए गए हैं, उन्हीं के अनुसार काम करिएगा। देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से निर्देशानुसार किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे पास अब आ रहे हैं कुछ प्रश्न, जहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, हमें सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं पहले भी कहती हूँ, क्योंकि इस बार आपका अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न आ रहे हैं, तो परिभाषाओं के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो परिभाषाएं बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। देखिए क्या है, शब्द और वर्ण में अंतर लिखो। ठीक है, शब्द में और वर्ण में क्या अंतर होता है? वर्णों से ही शब्द का निर्माण होता है ना, है ना। तो उसी तरीके से देखिए क्या है, वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, शब्द एक या ये एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। ठीक है, क्या होता है, जब इन्हीं वर्णों को जोड़ा जाता है और इनको सही तरीके से सार्थक होती हैं, तो इन ध्वनियों को हम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया कलम, तो ये वर्ण जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो कलम इस सार्थक का शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आपको अंतर बताना है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं शब्द और वर्ण में अंतर लिखो। ये तो हमने अभी करा है। अच्छा, चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, अब इन्होंने बताया कि पहले क्वेश्चन क्या था हमारे पास, शब्द और वर्ण में अंतर लिखो। यहाँ पर भी है, ओके। मेरी लड़की बड़ा मकान बना रही है। उपयुक्त वाक्य में प्रत्येक पद का अलग अर्थ है। यहाँ लड़की कर्ता और मकान बनवाना कर्म है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन करेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है, पद को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, पद क्या होता है, इसे हमें उदाहरण सहित समझाना है। जैसे यहाँ पर दिया है, मेरी लड़की मकान बनवा रही है। उपयुक्त वाक्य में प्रत्येक पद का अलग अर्थ है। अब है ना, जैसे मेरी का अलग है, लड़की का अलग है, बड़ा मकान बनवा रही, इन सब के अलग है। यहाँ लड़की करता है और मकान बनवाना कर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बताओगे कि लड़की अगर करता है, मकान यहाँ पर कर्म है, तो बनवा रही क्रिया है, बड़ा विशेषण है, यहाँ पर मेरी भी विशेषण है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण है। तो हर पद अपनी जगह अलग अलग अपना अर्थ समझा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, 5 ऐसे शब्द लिखिए जो नित्य पुल्लिंग होते हैं, जो हमेशा ही पुल्लिंग होंगे। चलिए देखिए, दिनों, ग्रहों, रत्नों, वृक्षों, पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। कोई भी दिन ले लीजिए, सोमवार, रविवार, मंगलवार, कोई भी ग्रह ले लीजिए, शुक्र, शनि, रवि, कोई भी ग्रह ले लीजिए। फिर उसके बाद आते हैं रत्न, हीरा, पन्ना, पुखराज,
कोई भी ले लीजिए, सब आपके क्या होंगे, ये हमेशा पुल्लिंग रहेंगे। उसी तरह वृक्षों के नाम, अब वृक्षों में नीम हो, बरगद हो, बोगनवेलिया हो, कोई भी हो, ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, ये सब आपके कहलाते हैं पुल्लिंग। उसी तरीके से पर्वतों के नाम आ जाइए, हिमालय है, कंचनजंगा है, K2 है, एवरेस्ट है, कोई भी आप पर्वत ले लीजिए, पहाड़ ले लीजिए, विंध्याचल ले लीजिए, गोवर्धन ले लीजिए, ये हमेशा आपके क्या रहेंगे, पुल्लिंग ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के उचित स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कर उन्हें मानक रूप दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अलकार, अलकार क्या होता है, अलंकार, अलंकार, ला के ऊपर अनुस्वार लगेगा, चंचल, तो चा के ऊपर बिंदी लगेगी, अनुस्वार। यहाँ पर बांध, बांध में क्या लगेगा, अनुनासिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, अलंकार, चंचल और बांध। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग एवं मूल शब्द अलग करके लिखिए किन्हीं दो को। यहाँ पर उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है। जैसे पहला है अनावश्यक, फिर है विभिन्न, फिर है परिस्थिति। तो इसमें अगर आप इसको अलग अलग करोगे तो देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ पर है अनावश्यक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन प्लस आवश्यक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं विभिन्न, यहाँ पर हो जाएगा वी, फिर हो जाएगा भिन्न। नेक्स्ट आ जाएगा परिस्थिति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परि प्लस स्थिति। ठीक है, तो आप ये सभी क्या देख रहे हो, ये सब आपके उपसर्ग है, अन, वी और परि। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें से मूल शब्द और उपसर्ग अलग कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अन प्लस आवश्यक, वी प्लस भिन्न, परि प्लस स्थिति। ठीक है, तो इस तरीके से हम मूल शब्दों से उपसर्ग अलग करेंगे। हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जब भी आपको अलग अलग करना हो तो मूल शब्द का देखना, कोई ना कोई अर्थ ज़रूर निकलेगा। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, मूल शब्द हमेशा जब भी अलग करोगे उनका अर्थ होना चाहिए। फिर है निम्नलिखित मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनने वाले शब्द लिखिए। अब आपके पास मूल शब्द दिए गए हैं, इनमें प्रत्यय दिए गए हैं, आपको इनमें कोई दो करने हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, इसमें ऑलरेडी आपके पास दिया गया है, जैसे थक प्लस आवट, यहाँ पर देखिए क्या है, थक प्लस आवट, तो क्या हो जाएगा ये, थकावट। ठीक है ना, फिर आ जाते हैं पूज प्लस आपा, तो क्या हो जाएगा, पुजापा। ठीक है, नेक्स्ट है लड़ प्लस आई, तो क्या हो जाएगा ये, लड़ाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मूल शब्द में प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कर दिया। देखिए थकावट, पुजापा और लड़ाई। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, निर्देशानुसार 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब संधि आधारित हमारे पास जो 4 दिए गए हैं, इनमें से हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक एक नंबर के रहेंगे, 3 हो जाएंगे। देखिए क्या है, दिवस प्लस अंत, तो क्या हो जाएगा, दिवसांत। क्या हो जाएगा, दिवसांत। तो देखिए क्या है, दिवस प्लस अंत, दिवसांत। फिर है जल प्लस आगम, तो क्या हो जाएगा, जलागम। क्या है, जलागम, यानी कि जल में जाना, जलागम हो जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं सेवार्थ, इसका संधि विच्छेद करना है। सेवा, सेवा प्लस अर्थ, क्या हो जाएगा, सेवा प्लस अर्थ, सेवार्थ। ठीक है, तो यहाँ पर सेवार्थ यानी कि किसी की सेवा में लगा होना, यहाँ पर चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट आते हैं वार्तालाप, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, वार्ता, है ना, वार्ता प्लस लाप, आलाप, तो वार्ता प्लस आलाप यहाँ पर होगा। चलिए अब आ जाते हैं, विराम चिन्ह लगाने हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 में उचित स्थान पर सही विराम चिन्ह लगाइए। अब इन विराम चिन्हों को हम कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ दिया है
भरत दशरथ के पुत्र तपस्वी थे। तो यहाँ पर भरत क्या है, यहाँ पर इसे हम ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि वो दशरथ के पुत्र के बारे में बताया गया है, यहाँ पूर्ण विराम। ठीक है, इस बालक पर यह कहावत लागू होती है, होनहार के बिरवन के होत चीकने पात। तो यहाँ पर इसे हम इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, पूर्ण विराम और यहाँ पर कॉमा रहेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं, सुबह सुबह कौवा काँव काँव करने लगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ आपको योजक लगाने हैं, कुछ नहीं करना। ठीक है, देखें इसमें कैसे आएगा। देखिए, दशरथ के पुत्र तपस्वी थे, भरत दशरथ के पुत्र तपस्वी थे। फिर है, इस बालक पर यह कहावत लागू होती है, अल्प विराम, फिर यहाँ पर उद्धरण चिन्ह, अंत में पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह का अंत। फिर है, सुबह सुबह कौवा काँव काँव कर रहा है, तो सुबह सुबह के बीच योजक होगा और काँव काँव के बीच योजक होगा और अंत में पूर्ण विराम होगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, निर्देशानुसार किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अर्थ की दृष्टि से आधार के भेद जो हमारा टॉपिक है व्याकरण का, उस पर अब हमारे सामने 4 प्रश्न रखे गए हैं, हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या दिया गया है, शायद वह यहाँ आ गया, अर्थ के आधार पर अब एक बताइए। अब शायद है तो जाहिर सी बात है डाउट है, तो डाउट के लिए हम कौन सा वाक्य लेते हैं, संदेहवाचक वाक्य लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं, सड़क पर नियमों का पालन करना चाहिए। अब यहाँ पर इसके लिए क्या, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद सिंपल है। देखिए, सड़क पर नियमों का पालन करना चाहिए, ये बात हम कह रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी हो जाती है आज्ञावाचक वाक्य। करना चाहिए हम बोल रहे हैं, इच्छा होता तो काश हम ये चाहते हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, तुमसे कह रहे हैं सड़क पर नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये चीज़ हमने कही है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, शायद आज पिताजी आएंगे। अब या इसे इच्छावाचक वाक्य में हमें बताना है। ठीक है, शायद है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक संदेहवाचक वाक्य, जिसे हमें बदलना है इच्छावाचक वाक्य में। तो हम इसको कैसे लगाते हैं, काश भी लगा सकते हैं, है ना। तो हमने लिखा काश पिताजी आज आ जाएं। हमने देखा ना, जहाँ हमारी इच्छा हो, तो काश का मतलब सीधे होता है कि वहाँ हम अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, काश तुम कल आते। ये एक इच्छावाचक वाक्य है जिसे हमें बनाना है प्रश्नवाचक वाक्य में। क्या तुम कल आओगे, क्या तुम कल आओगे, है ना, हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए, तुम कल आओगे, सिंपल, यहाँ पे भी हमने क्या नहीं लगाया तो भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया। चलिए, अब हम आ गए अपने खंड गा पे। कौन सा आ गया हमारा, खंड गा। तो खंड गा में हमारे पास में जो 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न में जो हमारा पहला प्रश्न रहेगा वो क्या रहेगा, वो हमारे गद्य खंड, जितके गद्य खंड के जो 5 अध्याय हैं, उन 5 अध्यायों में किसी एक अध्याय से एक गद्यांश रखा जाएगा, उस पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और 5 हमें करने होंगे। फिर उसके बाद गद्य खंड के अध्यायों पे से 4 प्रश्न रखे जाएंगे, 3 प्रश्न करने होंगे। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 3 जो आएगा हमारा खंड गा में, उसमें काव्यांश, जो काव्य खंड है उसके 5 अध्यायों में से कहीं से एक काव्यांश रखा जाएगा और उस पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, वो करना होगा। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 4 पर हमारे पास रहेगा जो काव्य खंड के अध्याय हैं उनमें से 4 वर्णात्मक प्रश्न दिए जाएंगे और 4 में से हमें 3 करने होंगे। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी पूरक पुस्तिका में। पूरक पुस्तिका के जो 4 अध्याय हैं उनमें से 3 प्रश्न रखे जाएंगे, तीनों वर्णात्मक होंगे, उसमें से आपको 2 वर्णात्मक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो इस तरीके से ये 5 प्रश्न आएंगे हमारे किस पे, हमारी पाठ्य पुस्तकों पर। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। क्या दिया गया है, अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि ये हमारा एवरेस्ट पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया, हमारा ये 2nd चैप्टर है गद्य खंड का, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, बचेंद्री पाल द्वारा लिखित है, उसी से ये गद्यांश दिया गया है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी, शंकु मतलब त्रिशंकु, ऐसे जो ट्राइंगल का जो टिप होता है वहां पर थी, कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। अब ऐसे बना हुआ है तो यहाँ तो सीधे ढलान होगी,
अब ये था कि भाई इसके ऊपर 2 लोग भी खड़े होने की जगह नहीं है, तो सुरक्षा ज़रूरी है कि भाई अगर यहाँ से फिसले तो हज़ारों मीटर जो है नीचे लंबी ढलान थी। हमने पहले बर्फ़ को फावड़े से बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया, यानी कि वहाँ पर खुदाई करी, थोड़ा समतल जगह बनाई। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी, बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। सागर माथे का ताज किसे कहते हैं? हिमालय, यानी कि एवरेस्ट को। हिमालय को सागर माथा कहा जाता है ना। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया, यानी कि ये खुशी था कि भाई प्रथम भारतीय महिला, उससे ज़्यादा खुशी ये थी कि वो एवरेस्ट पर पहुंची थी, है ना, जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अब है इन पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 प्रश्न करने हैं, कोई ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है। क्या है? लेखिका ने एवरेस्ट पर पहुंचकर सबसे पहले क्या किया था? अपने भाग्य को सराहा, अपने साथियों को धन्यवाद दिया, एवरेस्ट की बर्फ को माथे पर लगाया या झंडा फहराया? तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया था? एवरेस्ट की बर्फ को माथे पर लगाया। जिस चोटी पर पहुंचने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतनी तैयारी करी, तब आकर वहां पहुंची थी, तो उसको उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया, उसे माथे पर लगाया था। फिर नेक्स्ट है, एवरेस्ट के शिखर की क्या स्थिति थी? वहां हवा अधिक ठंडी नहीं थी, वहां इतना कम स्थान था कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे, वहां बहुत विस्तृत स्थान था, वहां बहुत सी झाड़ियां खड़ी थी। तो सही क्या था? वहां इतना कम स्थान था कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे, इतनी जगह ही नहीं थी वहां पे, है ना। नेक्स्ट है, लेखिका एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन सी महिला बनी? वो प्रथम महिला बनी थी, है ना। चौथी, पहली, तीसरी या दूसरी? तो वो क्या थी? वो पहली भारतीय महिला बनी थी। लेखिका ने हनुमान चालीसा को कहाँ रखा? बेस कैंप में रख दिया, अपने झंडे के ऊपर रख दिया, तेंजिंग के कमरे में रख दिया या बर्फ के नीचे दबा दिया? तो उन्होंने उसी एवरेस्ट की बर्फ के नीचे हनुमान चालीसा को दबा दिया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं नंबर 5। आनंद के क्षण में लेखिका को किसका ध्यान आया? जब वो आनंद के क्षण में थी तो उन्हें अपने माता पिता का ध्यान आया था, है ना। बहुत खुश थी वो एवरेस्ट पे पहुंच के। अपने मित्र का, अपने गुरु का, अपने माता पिता का या अपने सहयोगियों का? तो किसका ध्यान आया? वो था अपने माता पिता का। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 10, जो कि हमारे गा खंड का दूसरा प्रश्न है। अब यहाँ पर हमारे गद्य खंड के 5 अध्यायों में से 4 प्रश्न रखे जाएंगे, हमें सिर्फ 3 प्रश्न करने हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो जो 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे उनके आंसर आपके 25 to 30 वर्ड्स के बीच में होने चाहिए, और हर प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर। तो जब आप 3 प्रश्न करोगे तो आपको इस प्रश्न के लिए कितने मिल जाएंगे? 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, चलिए देखिए क्या है। दुख का अधिकार पाठ के आधार पर बताइए, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? जब हम अपने से नीचे किसी व्यक्ति के दुख को जानना चाहते हैं या बांटना चाहते हैं, तो उस वक्त हमारी जो ये पोशाक है हमें उसमें अड़चन बनती है, क्योंकि वो हमें निम्न तबके के साथ बैठकर उनके दुख के भागीदार बनने से रोकती है ना। तो देखिए क्या है, जब हम अपने से कम हैसियत रखने वाले मनुष्य के साथ बात करते हैं तो हमारी पोशाक हमें ऐसा नहीं करने देती। हम स्वयं को बड़ा मान बैठते हैं और सामने वाले को छोटा मानकर उसके साथ बैठने तथा बात करने में संकोच का अनुभव करते हैं। हम उसके साथ बैठने में और बात करने में थोड़ा सा हिचकने लगते हैं। फिर आते हैं, लेखक के मन में अतिथि को गेट आउट कहने की बात क्यों आई? तुम कब जाओगे अतिथि? गेट आउट करने की बात इसलिए आई क्योंकि भाई वो अतिथि आ गया और घर में जमकर बैठे हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे, जिससे भाई घर में भी सब बड़े खफा हैं, एक अशांति सी फैल रही है। साथ ही साथ हमारे लेखक का बजट भी बिगड़ रहा है। तो वो एक परिस्थिति थी कि 4 दिन हो गए उनको आए हुए और वो जा नहीं रहे हैं,
4 दिन की मेहमान नवाजी के पश्चात लेखक की सहनशीलता जवाब दे गई। वह सोचने लगा कि अतिथि को शराफत से लौट जाना चाहिए, अन्यथा गेट आउट भी एक वाक्य है जो इसे बोला जा सकता है। अब तुम ऐसे नहीं जाओगे तो तुमको ज़बरदस्ती निकाला जाएगा, भैया जाओ तुम अपने घर। तो वो एक ख्याल भी हमारे लेखक के मन में आया था। नेक्स्ट है, कॉलेज के दिन में रामन की दिली इच्छा क्या थी। जब वे कॉलेज में पढ़ते थे तब उनके मन में एक इच्छा थी। वो क्या थी, देखिए। रामन को बचपन से ही प्रत्येक वस्तु के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्य को जानने की एक भूख सी रहती थी। वो जानना चाहते थे कि भाई इससे क्या होता है। ठीक है, अपने कॉलेज के दिनों से ही उन्होंने वैज्ञानिक शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। रामन की दिली इच्छा थी कि वे नए नए प्रयोग करें और अपना पूरा जीवन शोध कार्यों में लगा दें। यानी कि वो नई नई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, बहुत सारी चीज़ें, तो अपना पूरा जीवन वो इसी में देना चाहते थे। इसे करियर के रूप में अपनाने के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी और इसी कारण उन्हें सरकारी नौकरी करनी पड़ी, जो कि बाद में शोध कार्य के लिए छोड़ भी दी थी। यानी कि देखिए, घर की रोटी कमाना तो बहुत ज़रूरी होता है ना। तो मन में जो करने की इच्छा थी वो मन में ही रह गई, नहीं कर पाए। सरकारी नौकरी करी, 10 साल तक नौकरी करने के बाद फिर उनके पास ऑप्शन ये आया कि वो नौकरी छोड़कर शोध कार्यों में लग सकते हैं, तो उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी ले ली और शोध कार्य में वो लग गए थे। गांधी जी से मिलने आने वालों के लिए महादेव भाई क्या करते थे, शुक्र तारे के समान पाठ के आधार पर बताइए। तो गांधी जी से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते थे जो अपनी समस्याओं को, अंग्रेजों के अत्याचारों को, इन सभी के बारे में गांधी जी को बताना चाहते थे। अब गांधी जी से पहले उन्हें महादेव जी से मिलना पड़ता था। महादेव जी उनकी सारी बातों को सुनते थे और उस पर एक टिप्पणी लिखते थे, फिर उस टिप्पणी को गांधी जी के पास पहुंचाया करते थे, है ना। ये सारी चीज़ें होती थी। तो देखिए क्या है, गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानी पेश करने के लिए दल के दल गामदेवी के मणि भवन पर उमड़ते थे, यानी बहुत सारे लोग आते थे। महादेव उनकी समस्याओं को सुनते थे और उनकी बातों पर की संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार करके गांधी जी के सामने पेश करते थे। अब अगर उन व्यक्तियों को सीधे गांधी जी के सामने पेश कर दिया जाए तो वो लोग तो एक ही व्यक्ति एक दिन में अपनी बात को बता पाएगा, तो इसलिए उन पर संक्षिप्त टिप्पणियां बनाते थे, छोटी छोटी, ताकि गांधी जी थोड़ी देर में ही पढ़कर समझ जाएं कि क्या व्यक्ति ये कहना चाहता है। साथ ही आने वालों के साथ उनकी मुलाकातें भी करवाते थे, तो उन टिप्पणियों के साथ उन व्यक्तियों को भी उनसे मिलवा दिया करते थे। चलिए, अब हम आ जाते हैं अपने काव्य खंड में। स्पर्श बुक का जो काव्य खंड है उसमें हमारे पास 5 अध्याय दिए गए हैं। ठीक है, उन 5 अध्यायों में से कहीं से भी एक काव्यांश रखा जाएगा, उसे आपको पढ़ना है और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जो आपको करने हैं। ठीक है, देखिए क्या है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो रहीम जी के जो पद दोहे दिए गए हैं उनमें से है, क्या है, रहीमन धागा प्रेम का। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को मत तोड़ो चटकाओ, यानी कि उसमें इतना ज़्यादा जोर मत दो, नहीं तो वो चटक जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। टूटे से फिर ना मिले, और एक बार अगर वो टूट जाए तो वो मिलेगा नहीं, मिलेगी तो गांठ पड़ जाएगी उसमें। भाई धागे को जोड़ने के लिए गांठ पड़ जाएगी। अब इसको मैं ऐसे समझाती हूँ, आप एक धागा लो और धागे को बहुत स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करने से क्या होगा, वो टूट जाएगा, टूटेगा ना, टूट जाएगा, और टूटने के बाद वो दोबारा तो जुड़ नहीं सकता, और अगर हम उसे जोड़ते भी हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है, होता है यही ना। इसी तरीके से प्रेम के संबंध होते हैं। प्रेम का संबंध होता है जिस रिश्ते में विश्वास हो, माता पिता के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, प्रेम संबंध हो, कोई भी हो, जो हर रिश्ते में विश्वास होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है। तो किसी भी रिश्ते पर अगर हम अविश्वास करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो ये होता है उस रिश्ते के साथ आघात, और ये रिश्ता ऐसे आघात से टूट जाता है, और टूटने के बाद फिर ऐसे रिश्ते कभी नहीं जुड़ते, और अगर जुड़ेंगे भी तो वो पहले जैसा विश्वास और प्रेम नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा रहेगा इस व्यक्ति ने तो हमारे साथ धोखा किया था, तो वो पहले जैसा हम जो विश्वास उस व्यक्ति पर करते होंगे वैसा विश्वास हम नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, तो ये था इस दोहे का अर्थ। अब इस पर है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है क्या, रहीम ने प्रेम के बंधन की किससे तुलना करी है, धागे से, सूत से, डोरी से या तार से? तो क्या है, तो यहाँ पर इन्होंने किया है धागे से, है ना। नेक्स्ट है, एक बार प्रेम संबंध टूटने पर क्या होता है? अगर प्रेम संबंध टूट जाते हैं तो फिर क्या होता है? रिश्ते पहले जैसे हो जाते हैं, रिश्ते मधुर हो जाते हैं, फिर पहले जैसे रिश्ते नहीं रहते, या रिश्ते कटु हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम संबंध टूटने से फिर पहले जैसे रिश्ते नहीं रह जाते। भाई जुड़ते हैं लेकिन वो मन में एक गांठ रह जाती है कि हमेशा हम उस व्यक्ति से सतर्क रहते हैं कि इस व्यक्ति ने हमें पहले धोखा दिया था, तो वो रिश्ते पहले जैसे नहीं रह जाते हैं। गांठ पड़ना मुहावरे का अर्थ है, क्या है? मन का स्वार्थी होना, मन में प्रेम बढ़ना, मन में भेद आ जाना, या मन का मन मजबूत होना। तो गांठ पड़ना मतलब मन में भेद आ जाना। भेद का मतलब क्या होता है कि हमारा मन जो है उस व्यक्ति से कहीं ना कहीं शंकित रहेगा, हमें उस व्यक्ति से डर बना रहेगा कि इसने अभी तो एक बार तो धोखा किया है, दोबारा फिर से वो हमसे धोखा कर सकता है, तो हम उतना विश्वास उस व्यक्ति पर दोबारा कर ही नहीं पाएंगे। प्रेम के संबंधों को किस प्रकार निभाना चाहिए? तटस्थता के साथ, बहुत सावधानी के साथ, झूठ बोलकर या सच बोलकर? तो हमेशा प्रेम के संबंधों को बहुत सावधानी से निभाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं, इसमें जरा सा भी आघात रिश्तों को तोड़ने का काम करता है। कवि रहीम के अनुसार प्रेम का धागा क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? अब वो पूछ रहे हैं क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? क्योंकि वह धागा बहुत मजबूत होता है, क्योंकि उसमें गांठ लगाने से संबंध मजबूत होते हैं, क्योंकि उसमें गांठ लगाना आसान होता है, क्योंकि एक बार धागा टूट जाने से उसे जोड़ना कठिन होता है। तो प्रेम रूपी धागा क्यों? क्योंकि अगर एक बार ये टूट जाए तो इसे दोबारा जोड़ना कठिन होता है, इसलिए प्रेम रूपी धागे को नहीं तोड़ना चाहिए। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे काव्य खंड के 5 अध्यायों में से 4 प्रश्न रखे जाएंगे और 4 में से हमें सिर्फ 3 प्रश्न करने। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। ठीक है, अब याद रखिएगा हर आंसर आपको 25 to 30 वर्ड्स में करना है। एक प्रश्न के लिए मिलेंगे आपको 2 नंबर, तो जब आप 3 प्रश्न करोगे तो आपको मिलेंगे 6 नंबर। ठीक है, चलिए देखिए क्या भाव स्पष्ट कीजिए। जाकी अंग अंग बास समानी, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी के जो दिए गए हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? जाकी बास अंग अंग समानी, यानी कि जिसकी जो सुगंध है, यानी कि प्रभु का जो स्वरूप है, उसका जो साथ है, वो उसका एहसास हमारे अंग अंग में समाया हो। जिस प्रकार से बोले ना, प्रभु तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग जिसकी गंध अंग अंग समानी, जाकी बास अंग अंग समानी। तो यानी कि प्रभु जी को वो चंदन कह रहे हैं और खुद को क्या बोल रहे हैं? पानी। इस प्रकार से पानी में चंदन मिलाया जाए, वो घुल जाता है और उससे हम नहा लें तो उसकी सुगंध पूरे शरीर में समा जाती है। उसी प्रकार से प्रभु का साथ मिलने पर भी वो हमारे अंग अंग में समा जाता है। देखिए क्या, इस पंक्ति का भाव यह है कि भक्त स्वयं गुणों से रहित होता है, वह पानी के समान रंग गंध रहित होता है, यानी कि भक्त के अंदर ना रंग, ना उसका कुछ स्वरूप होता है, ना महक होती है, कुछ नहीं होता। लेकिन ईश्वर रूपी चंदन की समीपता पाकर धन्य हो जाता है, वह गुणों की प्राप्ति कर लेता है। जैसे पानी में घिसकर चंदन का रंग निखरता है, उसी प्रकार भक्तों की भक्ति से प्रभु का महत्व बढ़ जाता है। भक्त और भगवान इतने समीप आ जाते हैं कि भक्त के अंग अंग में ईश्वर की सुगंध समा जाती है। भक्त का रोम रोम ईश्वर भक्ति से प्रसन्न हो जाता है। तो यानी कि जब भक्त ईश्वर की भक्ति में रमता है तो ईश्वर धीरे धीरे ईश्वर के गुण, उनकी सात्विकता उसके अंदर समाने लगती है। दूसरा प्रश्न है, जब शुक गाता है तो शुकी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है? गीत अगीत के आधार पर बताइए। शुक जब गा रहा है तो उसे सुनकर शुकी बहुत प्रसन्न हो रही है, वो फूली नहीं समा रही है।
क्योंकि देखिए शुक क्यों गा रहा है, क्योंकि वो प्रेम में डूबा है, वातावरण बहुत खूबसूरत है। शुकी भी गाना चाहती है मगर गा क्यों नहीं पा रही, क्योंकि वो इस समय अपने अंडों को से रही है। तो उसके मन की जो गीत हैं, जो भाव हैं, वो वात्सल्य में यानी कि बच्चों के प्रेम में डूबकर रह जाते हैं, लेकिन वो शुक के गाने से भी बहुत प्रसन्न है। कवि ने यहाँ तोते को शुक कहा है। जब सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर तोते पर पड़ती हैं तो वह गाने लगता है। उसका गीत सुनकर मादा तोता भी गाना चाहती है, लेकिन उसका हृदय प्यार से ओतप्रोत हो जाता है, प्यार से पूरी तरह भर जाता है और वह अपना गीत नहीं गा पाती, मौन होकर रह जाती है, एकदम चुप हो जाती है। उसे अपने स्नेह को व्यक्त करने के लिए स्वर नहीं मिल पाता। शुक का गीत सुनकर शुकी के पंख फूल जाते हैं और वह गीत सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है। गाना तो वो भी चाहती है, लेकिन वो अंडे को से रही है, इसलिए उसके गीत उसी में समाकर रह जाते हैं। अग्निपथ कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। केंद्रीय भाव क्या है? यहाँ पर मनुष्य को अपने अभीष्ट मार्ग पर, यानी कि जो उसका मनचाहा, जो उसका जीवन है, उस मार्ग पर बिना विचलित हुए आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि हमारे जीवन पथ में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारे व्यवधान आते हैं, तो उस पर हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, थकना नहीं है, मुड़ना नहीं, बस उस पर बिना डरे बिना घबराए आगे बढ़ते ही जाना है। देखिए क्या है, इस कविता का मूल भाव है निरंतर संघर्ष करते हुए जियो। कवि जीवन को अग्निपथ अर्थात आग से भरा पथ मानता है। बात सही है। हाँ, अब अग्निपथ क्यों कहा गया? क्योंकि हम अपने जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ मिलती हैं। इसमें पग पग पर चुनौतियाँ और कष्ट हैं। मनुष्य को इन चुनौतियों से नहीं घबराना चाहिए और इसमें मुंह भी नहीं मोड़ना चाहिए। मतलब हम इनसे मुड़कर हम डरे हैं तो हम डरकर पीछे मुड़ जाएं, हमें ये भी नहीं करना चाहिए, बल्कि आंसू पीकर, पसीना बहाकर तथा खून से लथपथ होकर भी निरंतर संघर्ष पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। यानी कि हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मुंह नहीं मोड़ना है और लगातार आगे बढ़ते जाना है। चौथा है, खुशबू रचते हैं हाथ कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब कवि ने आखिर ये कविता लिखी क्यों है? उन्होंने हमें ये बताने का प्रयत्न किया है कि जो हमारे घरों में खुशबू वाले पदार्थ हैं, जैसे अगरबत्तियां हैं, इनको बनाने वाले लोग की परिस्थितियां कितनी बुरी हैं, यानी कि वो कितने गरीब हैं, वो कितनी विपरीत परिस्थितियों में रह रहे हैं, कितनी गंदी जगहों पर रह रहे हैं, ये सारा बताने का प्रयत्न उन्होंने किया है। तो देखिए क्या है, इस कविता को लिखने का कवि का मुख्य उद्देश्य है निम्न वर्ग की सामाजिक व्यवस्था की दयनीय दशा को उभारना। यानी कि जो निम्न तबका है उसकी जो दशा है उससे सबके सामने लेकर आना है। इस वर्ग की विशेष देखभाल होनी चाहिए, उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, सबका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाए। यानी कि अब उनका मेन मोटिव क्या है, वो इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ठोस सरकारी कदम उठाने चाहिए ताकि वह वर्ग भी स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। तो जो इतनी गंदगियां हैं, इतनी गरीबी है, तो उनके साथ भी ऐसा किया जाए कि वो जहाँ रह रहे हैं उन जगहों को साफ किया जा सके ताकि वो अच्छा जीवन वहाँ पर बिता सके। चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 13 में, जहाँ पर हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक का संचयन भाग 1 से प्रश्न रखे गए हैं। तो यहाँ 3 प्रश्न रखे जाएंगे, हमें 2 प्रश्न करने हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में दीजिए। तो संचयन बुक के जो 4 अध्याय हैं उनमें से 3 प्रश्न रखे जाएंगे, आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं और दिन 2 प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में देने। तो 50 से 60 शब्दों का मतलब क्या हो गया कि ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। एक प्रश्न के लिए मिलेंगे आपको 4 नंबर, तो 2 प्रश्न करोगे तो हो जाएंगे 8 नंबर। ठीक है, पहला प्रश्न है, गिल्लू कहानी हमारे स्वभाव में जीव प्रेम को किस प्रकार विकसित करती है? गिल्लू एक छोटा सा प्राणी है। जब इस कहानी को हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि कवयित्री जो हमारी जो लेखिका है महादेवी वर्मा, वो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करती हैं, चाहे छोटा सा जीव हो, चाहे कुत्ता हो, मोर हो, कोई भी हो, सभी के साथ। तो ये कहानी हमें कभी सभी जीवों पर दया करने, उनके साथ प्रेम करने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करती है।
गिल्लू कहानी लेखिका के जीव प्रेम को अभिव्यक्त करती है। लेखिका ने घायल गिलहरी के बच्चे का उपचार कर उसके रहने तथा खाने का अपने घर में प्रबंध किया, अपने परिवार के सदस्य की तरह उसे पाला। थोड़े ही समय में लेखिका और गिल्लू के बीच बड़े ही मधुर संबंध बन गए। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जीव जंतुओं को प्यार तथा आत्मीयता से पाल कर हम उन्हें घर के सदस्य के समान रख सकते हैं। प्यार में वह ताकत होती है कि बेजवान जीव जंतु भी हमें सच्चे अर्थों में परिचारिका की भांति प्रेम दे सकते हैं, हमारे जीवन के सूनेपन के अभाव को दूर कर सकते हैं। वे हमारे अंदर दया भाव का संचार करते हैं तथा हमें प्रकृति की ओर मोड़ते हैं। इस प्रकार यह कहानी हमारे जीव प्रेम को विकसित करते हुए यह प्रेरणा देती है कि हम अपने प्यार, अपनत्व तथा ममतत्व से किसी को मित्रहित बना सकते हैं, यानी कि हम उन्हें अपना मित्र जैसा बना सकते हैं। देखो गिल्लू क्या था, जरा सा जीव था, ना हमारी भाषा को समझे ना कुछ हो, लेकिन जीवों के अंदर एक ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि वो हमारे भावों को समझती है, वो हमारे भावनाओं को समझती हैं। इस प्रकार वो क्या करते हैं कि भाई जब हमारे भावों को समझते हैं तो हमारे मित्र से ही बन जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ बताती है कि भाई जानवरों के साथ आप बिल्कुल अपनापन सा व्यवहार करोगे तो वहाँ से भी आपको अपनापन ही प्राप्त होगा। दूसरा प्रश्न है, माँ अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकती। माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल होता है। इस बात की पुष्टि के लिए मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय पाठ से उदाहरण दीजिए। माँ अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकती, यानी कि लेखक की, हमारे धर्मवीर भारती की जो माँ थी, उन्हें मूवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन हमारे लेखक को जब देवदास देखने का मन हुआ तो उन्होंने उनको परमिशन दे दी कि हाँ जाओ तुम देखो जाके, है ना। ये बात एक इंसिडेंट हुआ था ना, तो चलिए देखते हैं क्या है। मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय पाठ का लेखक इंटरमीडिएट पास करने के बाद आर्थिक तंगी के कारण अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने एक सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गया था। गए थे ना। अपनी पाठ्य पुस्तकें खरीदने के बाद भी उनके पास 2 रुपए बच गए थे। इंटर की पुस्तकें बेचने के बाद जब उन्होंने अपनी बीए की खरीदी तो उसके बाद भी उनके पास 2 रुपए बचे हुए थे, जो उसने अपनी माँ को दे दिए, ला के माँ को दे दिए। उन्हीं दिनों वहाँ के सिनेमा घरों में देवदास फिल्म लगी थी, जिसका एक गाना दुख के दिन अब बीतत नाही लेखक को बहुत पसंद था। वह अक्सर इस गाने को गुनगुनाता रहता था और कभी कभी इस गाने को गुनगुनाते समय उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे। ठीक है, तो उनकी माँ भी उनको इस तरीके से देखती थी। एक दिन माँ ने उनके द्वारा इस गाने को गुनगुनाते हुए सुना तो वह बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम ले। जब उन्हें मालूम हुआ यह गाना तो देवदास फिल्म का है तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने भी उन्हें फिल्म देखने की अनुमति दे दी थी। यानी कि माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था मूवीज़ वगैरह, लेकिन तब भी उन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए उससे कहा कि जाओ तुम देखो जाके, और वो 2 रुपए जो लाए थे वो भी दे दिए थे। वास्तव में आर्थिक तंगी के बावजूद बेटे के मन की इच्छा को पूरा करने के लिए माँ ने पैसे की चिंता नहीं की। उनके लिए लेखक का प्रसन्न रहना अत्यधिक महत्वपूर्ण था। इसी तरह बेटा जब छोटा था तो पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने से बहुत जी चुराता था, लेकिन पिताजी के समझाने के बाद उसने पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने का ध्यान देना शुरू कर दिया। लेखक जब 5वीं कक्षा में प्रथम आया तो माँ ने आंखों में आंसू भरकर उसे गले लगाया था। तो माँ बाप जो होते हैं वो हमेशा अपने बच्चे का भला चाहते हैं, और कभी कभी जो उन्हें पसंद नहीं होता वो भी करने की परमिशन देते हैं, सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए। नेक्स्ट है, उनाकोटी का अर्थ स्पष्ट करते हुए बतलाएं कि यह स्थान इस नाम से क्यों प्रसिद्ध है। उनाकोटी का मतलब क्या होता है? कोटि मतलब होता है करोड़, उना का मतलब एक कम, यानी 1 करोड़ में 1 कम की संख्या को उनाकोटी कहते हैं। ठीक है, अब उस स्थान को उनाकोटी क्यों कहा गया? क्योंकि कल्हू कुम्हार ने भगवान शिव की शर्त के अनुसार एक रात में 1 करोड़ मूर्तियां बनाने का जो शर्त रखी थी उसे पूरा करना चाहा, लेकिन उस स्थान पर वो 1 करोड़ से 1 कम मूर्ति ही बना पाया, जिसके चलते कल्लू कुम्हार की इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई कि वह माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर रहना चाहता था। उसने माता पार्वती का वो बहुत बड़ा भक्त था।
लेकिन ये चीज़ शिवजी नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये शर्त रखी थी और कल्लू कुम्हार उस शर्त को पूरा नहीं कर पाया, यानी एक रात में 1 करोड़ मूर्ति नहीं बना पाया, उसमें सिर्फ 1 कम मूर्ति ही बनी थी। तो इसलिए उस जगह का नाम रखा गया उनाकोटी। ठीक है। त्रिपुरा में एक जगह का नाम उनाकोटी है। उनाकोटी का अर्थ होता है 1 करोड़ में 1 कम। इसके बारे में एक दंत कथा प्रचलित है, यानी कि जिसको लेकर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। दंत कथा मतलब लोगों के मुंह से ही सुनी हुई कथाएं हैं ये, कि कल्लू कुम्हार नाम का एक कुम्हार था। उसने भगवान शिव की भक्ति की, भगवान के प्रसन्न होने पर उसने भगवान शिव के साथ कैलाश में रहने की प्रार्थना की। नहीं, वो यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, वो पार्वती माँ का भक्त था। वो माँ पार्वती को प्रसन्न करके उनके साथ कैलाश पर रहना चाहता था। इससे बचने के लिए भगवान शिव ने शर्त रखी कि यदि वह एक रात में भगवान शिव की 1 करोड़ मूर्तियां बना देगा तो वे उसे अपने साथ कैलाश पर्वत पर रहने की अनुमति देंगे, प्रदान करेंगे। कल्लू कुम्हार ने मूर्तियां बनाना शुरू कर दी, किंतु सुबह होने पर सारी मूर्तियां बन चुकी थीं, मगर गिनने पर 1 मूर्ति कम निकली और शर्त के अनुसार कल्लू कुम्हार वहीं रह गया। इसीलिए इस जगह का नाम उनाकोटी पड़ गया। ठीक है। चलिए, अब हम आ गए अपने खंड घ में। खंड घ में हमारे पास है रचनात्मक लेखन। तो रचनात्मक लेखन में हमारे पास अब यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 14, 17 प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14, 15, 16, 17। ठीक है। तो 4 प्रश्न हमें करने हैं। 4 में एक प्रश्न हमारे पास में है क्या, अनुच्छेद लेखन, दूसरा है पत्र लेखन, तीसरा आपके पास में आ रहा है चित्र वर्णन और चौथा है आपके पास संवाद लेखन। तो ये 4 हमारे पास में रचनात्मक लेखन के टॉपिक हैं जो हम करेंगे 4 प्रश्नों में। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 में जो हमारे पास प्रश्न है, यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है अनुच्छेद लेखन। हमारे सामने अनुच्छेद के 3 टॉपिक्स रखे गए हैं, हमें उसमें से सिर्फ एक टॉपिक को करना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो आप जो भी टॉपिक लेंगे उसमें आपको 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। ठीक है। और उसके लिए आपको नंबर मिलेंगे 5 नंबर। तो तीनों में से कोई एक करना है। अब यहाँ पर पहला टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है। विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद हमें लिखना है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है तथा यह कैसे होती है, ये पूछा गया है। ठीक है। पहला संकेत बिंदु, उसके दुष्परिणाम, बचाव और उपसंहार। तो ये 3 संकेत बिंदुओं पर हमें 120। तो मानकर चलिए कि 40 शब्द आप इस पे लिखोगे, 40 इस पे और 40 इस पे। तो इस तरीके से 120 शब्दों में आप पूरा अनुच्छेद पूरा कर लोगे। ठीक है। तो चलिए इन 3 संकेत बिंदुओं को डिस्क्राइब करते हैं। कैसे? वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इससे न केवल मनुष्य बल्कि पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी त्रस्त है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना, यानी ये जो पृथ्वी है ये धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल की एक परत है जो विभिन्न गैसों से मिलकर बनी है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी तथा अन्य हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। मानवीय क्रियाओं द्वारा ओजोन परत में छिद्र हो जाने के कारण सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, तो जो हानिकारक किरणें कहीं ना कहीं ऊपर रुक जाती थी, अब वो पृथ्वी पे आ रही हैं। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई समुद्री तथा पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं की प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा छाया हुआ है। बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं और कई ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं। साथ ही मनुष्य को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे देखिए आजकल कैंसर जैसा, स्किन डिसीजेस, ये बहुत सारी तेजी से फैल रही हैं। इसका रीज़न है उन किरणों के रेंज में हम लोग का डायरेक्टली आना। यदि समय रहते ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय नहीं किए गए तो हमारी पृथ्वी जीवन के योग्य नहीं रह जाएगी। इसे रोकने के लिए हमें प्रदूषण को कम करना होगा, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य गैसों के उत्सर्जन में कमी तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा, जिससे प्रकृति में पर्यावरण संबंधी संतुलन बना रहे।
तो बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, वृक्षारोपण करने हैं, जो वृक्ष हैं उनका संरक्षण करना है, ताकि हमारी पृथ्वी ठंडी बनी रहे और जल्द से जल्द वो ओजोन परत का छिद्र भी भर जाए। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास में टॉपिक है अनुच्छेद लेखन का। क्या है? आज की बचत कल का सुख, यानी कि आज अगर आप सेव करते हो तो हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर होगा, ऐसा मानना है। देखिए क्या है, विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखना है। संकेत बिंदु क्या है? बचत का अर्थ एवं स्वरूप, दुखदायक स्थितियों में बचत का महत्व, वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित करना। ठीक है, चलिए देखें अब इस पर कैसे लिखेंगे। आज की बचत कल का सुख, याद रखिएगा जो भी आप अनुच्छेद ऑप्ट कर रहे हो उसे आप टॉप हेडिंग में दे देना। ठीक है, ताकि भाई 3 ऑप्शन है ना, तो 3 में से आप पता तो रहे आपकी टीचर को कि आप कौन सा ऑप्शन ले रहे हो। ठीक है, वर्तमान आय का वह हिस्सा जो तत्काल व्यय खर्च नहीं किया गया और भविष्य के लिए सुरक्षित कर लिया गया बचत कहलाता है। पैसा सब कुछ नहीं रहा, परंतु इसकी जरूरत हमेशा सबको रहती है। आज हर तरफ पैसों का बोलबाला है, क्योंकि पैसों के बिना कुछ भी नहीं है। आज जिंदगी और परिवार चलाने के लिए पैसे की ही अहम भूमिका होती है। आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल है, उससे कहीं अधिक कठिन है पैसों को अपने भविष्य के लिए सुरक्षित बचा कर रखना। क्यों भाई, जब कमाना मुश्किल है तो डेली की रूटीन, हमारी ज़रूरतें ही इतनी हैं कि उनमें ही खर्च हो जाता है, तो बचना ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अनाप शनाप खर्च और बढ़ती महंगाई ने अनुपात में कमाई के स्रोतों में कमी होती जा रही है। इसीलिए हमारी आज की बचत ही कल हमारे भविष्य को सुखी और समृद्ध बना सकने में अहम भूमिका निभाएगी। जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आ जाते हैं, जैसे आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं, रोग या अन्य शारीरिक पीड़ाएं घेर लेती हैं, तब हमें पैसों की बहुत आवश्यकता होती है। यदि पहले से बचत ना की गई तो विपत्ति के समय हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ सकते हैं, यानी कि जब मुसीबत होगी तो दूसरों से मांगना पड़ेगा। हमारी आज की छोटी छोटी बचत या धन निवेश ही हमें भविष्य में आने वाले तमाम खर्चों का मुफ्त समाधान कर देती है। आज की थोड़ी सी समझदारी आने वाले भविष्य को सुखद बना सकती है। बचत करना एक अच्छी आदत है जो हमारे वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए भी लाभदायक सिद्ध होती है। किसी ज़रूरत या आकस्मिक समस्या के आ जाने पर बचाया गया पैसा ही हमारे काम आता है। तो याद रखिए कि ये पैसा जो हम बचा कर रखते हैं, ये अगर कोई विपत्ति आती है तो उस समय हमें काम में आता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि बचत करके हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं। जो लोग बचत नहीं करते वे अक्सर पैसे की अनुपस्थिति में रहते हैं, पैसा हमारे पास है ही नहीं। आज सभी प्रमुख कंपनियां छोटी बचत को प्रोत्साहित करती हैं। सभी प्रमुख कार्यालयों में आर्थिक प्रबंधन के लिए अलग अलग विभाग होते हैं जो अपने कार्यालय की आय के साथ बचत का खाता भी रखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सेविंग अकाउंट्स वगैरह आप लोगों के पास में होने चाहिए। अभी से आप लोगों में आदत होनी चाहिए कि आप लोग को जितनी पॉकेट मनी मिल रही है उसका 1/4 तो आप सेव करके रख ही लो। चलिए, अब हमारे पास में हमारा तीसरा और आखिरी अनुच्छेद का टॉपिक है हिंदी साहित्य की उपेक्षा। बात सही है, हिंदी की उपेक्षा हर जगह हो रही है। हिंदी को हम लोग इतना महत्व देते ही नहीं है ना, और साहित्य तो बात ही अलग। विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है। क्या है? हमारी मातृभाषा है हिंदी, पाठकों का घटता रुझान और कारण, उपेक्षा भाव दूर करने के उपाय। ठीक है, तो इन 3 संकेत बिंदुओं पर आपको अनुच्छेद करना है। चलो तो देखिए भाई, हिंदी साहित्य की उपेक्षा किस तरीके से हो रही है। किसी देश की वह भाषा जिसका प्रयोग उस देश के लगभग सभी राज्यों, क्षेत्रों, नगरों और गांवों के लोगों के द्वारा किया जाता है, वह मातृभाषा कहलाती है। हिंदी भाषा भारत की मातृभाषा व राष्ट्रभाषा दोनों पदों पर आसीन है। बात सही है कि नहीं? हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त है। स्वतंत्रता के पश्चात इस भाषा के साहित्यिक पक्ष को लोग उपेक्षा कर रहे हैं। यानी कि पहले, स्वतंत्रता से पहले हिंदी का बहुत महत्व था, लेकिन जैसे ही हम स्वतंत्र हुए हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ झुकने लगे। इसका बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का था।
अंग्रेज़ हमारे देश से तो गए मगर हमारे दिमाग से नहीं जा पाए। हम उनकी तरह बनने की कोशिश करने लगे, जिसकी वजह से हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, इन सभी की उपेक्षा करने लगे। वर्तमान समय में भी इसके साहित्य के प्रति लोगों का रुझान घटता जा रहा है। आप देखेंगे लोग हिंदी साहित्य के बारे में ज़्यादा जानते ही नहीं हैं। कौन कौन लेखक हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं, वो नहीं जानते। लोग हिंदी साहित्य को छोड़कर विदेशी साहित्य के मनोरंजन के प्रधान साधन सिनेमा की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। आप देखिए नाटकों पे कोई जाता ही नहीं है, कोई स्टेज प्ले होते हैं कोई देखना चाहता नहीं, सब मूवीज़ देखेंगे। उन्हें कविताओं के स्थान पर फिल्मी गानों की धुनें अधिक याद रहती हैं। इसकी उपेक्षा के मूल कारण है हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में कमी, दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रमों में इससे संबंधित कार्यक्रमों का अभाव व विद्यालयों में हिंदी का कम ध्यान दिया जाना। स्कूलों में भी हिंदी जो है वो बहुत ही निगलेक्टेड सब्जेक्ट होता है। साइंस, मैथ, इन सब पर बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन हिंदी पर कोई इतना ध्यान नहीं देता। तो बेसिक यानी कि जब स्कूल लाइफ से ही बच्चों को ये बताया जा रहा है कि हिंदी तो एक बेकारी सब्जेक्ट है, तो वो बच्चे उसको निगलेक्ट ही करना शुरू कर देते हैं, तो आगे तक वो निगलेक्ट ही रहती है। यदि यही स्थिति रही तो एक दिन हिंदी साहित्य अपना अस्तित्व खो देगा। इसके अस्तित्व को बचाने व लोगों में इसके प्रति ये रुझान बढ़ाने के लिए इसके प्रचार प्रसार पर अधिक बल देना होगा। दूरदर्शन के कार्यक्रमों में इससे संबंधित कार्यक्रमों को स्थान देना होगा। काव्य गोष्ठियों का आयोजन करना होगा, कवि सम्मेलनों का आयोजन करना होगा व इन सबसे ऊपर कवियों का सम्मान करना होगा। तभी हिंदी साहित्य को पुनः अपना स्थान प्राप्त होगा। तो एक तरीके से कहेंगे कि कवियों का सम्मान होना अब धीरे धीरे शुरू हो चुका है। तो इससे उम्मीद जगती है कि आने वाले समय में हिंदी साहित्य को अपना एक स्थान प्राप्त होगा भारत में। चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 15 में, जहां हमारे सामने रखे गए हैं 2 पत्र। इन 2 पत्र में से हमें करना होगा 1 पत्र और 1 पत्र होगा आपका 5 नंबर का। ठीक है, तो आपके सिलेबस में है दोनों अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या दिया गया है। आपके विद्यालय में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें आपने भी श्रमदान किया, यानी कि आपने भी सफाई में भाग लिया। आसपास के क्षेत्रों की खूब सफाई की गई तथा लोगों को सफाई के महत्व के बारे में बताया गया। इन सभी गतिविधियों का वर्णन करते हुए अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखिए। तो किस तरीके से सफाई अभियान चलाया गया, आपने पार्ट लिया, सब कुछ इस बारे में आपको अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखना है। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र में हम सबसे पहले अपना एड्रेस लिखते हैं। तो देखिए क्या है, 276 पी पालम दिल्ली 77, फिर हम डालते हैं डेट, जो भी डेट है आप जिस भी डेट को पत्र लिख रहे हो डेट डालोगे, फिर पूज्य दीदी चरण स्पर्श। ठीक है, आपसे बड़ी है। यहाँ सब ठीक प्रकार से है, आशा है आप भी परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगी। पता है दीदी, हमारे विद्यालय में आजकल सफाई अभियान चल रहा है। सभी कक्षाओं में नया पेंट किया गया, जिससे दीवारें काफ़ी साफ सुथरी एवं अच्छी लग रही हैं। मैंने व मेरी कक्षा के बच्चों के द्वारा पेंट के समय अपनी कक्षा की मेज, कुर्सी आदि पर को बाहर निकाला, उनकी भी सफाई की गई एवं उन्हें दोबारा कक्षा में अच्छी तरह से व्यवस्थित कर दिया गया। अब सफाई से कक्षाएं काफ़ी साफ व अच्छी लग रही हैं तथा अब कक्षा में मच्छर आदि भी नहीं हैं। इससे हम सभी बच्चों को सफाई के महत्व के बारे में पता चला है तथा अब हम लोग अपनी कक्षा अध्यापक के साथ थोड़ा थोड़ा समय निकालकर विद्यालय के बाहर आसपास की सफाई करते हैं तथा श्रम दान करते समय आसपास की गंदगी व कूड़े के ढेरों की सफाई करते हैं तथा वहाँ घास व खुशबूदार पौधे लगा देते हैं। ठीक है, जिससे विद्यालय के बाहर आसपास भी काफ़ी साफ सफाई रहती है व देखने में काफ़ी अच्छी हरियाली नज़र आती है। अब कीटाणु समाप्त हो गए हैं तथा लोगों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा है। और दीदी पता है, हमारे विद्यालय का चयन जिले के आदर्श विद्यालय के रूप में भी हो गया है। वाह क्या बात है। वह हमारे विद्यालय का निरीक्षण करने आए, हमारे विद्यालय व आसपास की गई सफाई व हरियाली की प्रशंसा करते हैं। आज अच्छा दीदी, मेरा सभी को यथा योग्य अभिवादन कहिएगा, आपका प्रिय भाई रोहित। ठीक है, तो जैसे बड़े, अब यथा योग्य यहाँ पर सबको अलग अलग अभिवादन करने की जगह हमने क्या लिख दिया, यथा योग्य। जिसको जैसे माता पिता जी को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, बड़े भाई को प्रणाम, ये सारी चीज़ें आप उसके अनुसार कह दीजिएगा।
चलिए, अथवा करके अब हमारे पास है दूसरा पत्र। यहाँ क्या दिया गया है, आपने हाल ही में किसी पर्वतीय स्थल की यात्रा की जिसका आपको काफी रोचक अनुभव हुआ। इस अनुभव को बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो अब आपने भी अगर कहीं की यात्रा की है तो आप उनका वर्णन भी कर सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, मित्र को पत्र है तो अनौपचारिक पत्र है। P 275 पालम, नई दिल्ली, 27 फरवरी 2019, ठीक है। प्रिय मित्र मोहित, क्योंकि आप मोहित की जगह आप अपने किसी मित्र का नाम लिख दो। तुम्हारा पत्र मिला, तुम सपरिवार कुशल हो यह जानकर प्रसन्नता हुई। तुमने मुझसे मेरी यात्रा के बारे में जानना था। उसी यात्रा का अनुभव मैं इस पत्र में लिखकर भेज रहा हूँ। मित्र, मैंने नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह में जम्मू स्थित वैष्णो देवी की यात्रा का कार्यक्रम बनाया, जिसके लिए मैंने करीब 1 माह पूर्व ही आरक्षण करा लिया था। ट्रेन से जम्मू और वहां से बस द्वारा हम 7 बजे तक कटरा पहुंच गए। वहां से 11 बजे रात्रि में कुछ कपड़े लेकर वैष्णो देवी पैदल चलना प्रारंभ किया। बाण गंगा पार करते ही चढ़ाई से हम अर्धकुमारी, हाथी मत्था, सांझी छत की कठिन चढ़ाई पार करते हुए प्रातःकाल वैष्णो देवी पहुंच गए। वहां के शीतल जल से स्नान करने से सारी थकान दूर हो गई। वहां दर्शन कर हम 2 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद भैरव धाम गए। वहां के प्राकृतिक सौंदर्य ने मन हर लिया, यानी कि हम बहुत मतलब इतना अच्छा था कि बहुत मतलब होता ना कहीं पे जाके में बहुत अच्छा लगता है, वो चीज़ें थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, उनके पास उड़ते बादल, हरे भरे पेड़ किसी और ही दुनिया में होने का एहसास करा रहे थे। वहां से लौटने का मन ही नहीं था, पर लौटना तो था ही। प्रकृति की गोद में बसे इस स्थान की यात्रा हेतु तुम यदि जाओ तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकोगे। शेष सब ठीक है। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा अभिन्न मित्र राहुल। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पत्र भी कंप्लीट हो गया। चलिए, अब हम आ गए चित्र वर्णन पे। क्या दिया गया है, दिए गए चित्र को देखकर लगभग 100 शब्दों में वर्णन कीजिए। चित्र देखें भाई, क्या है, बाबा रे, यहाँ पे तो एक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। और आई थिंक हम लोग अक्सर शहरों में रहने वाले तो अक्सर इस चीज़ों को फेस ही करते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली अभी मैंने ये जाम फेस किया था। कहाँ, मैं गई थी कुंभ, ठीक है, प्रयागराज। तो वहाँ पर हमने इस जाम को फेस किया था। करीबन 1 घंटे हम जाम में फंसे रहे, तो वो अनुभव भी हम लिख सकते थे। चलिए देखते हैं, आप लोग भी कभी अगर कहीं जाम में फंसे हो तो वो अनुभव भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। देखिए क्या है, प्रस्तुत चित्र किसी सड़क जाम के दृश्य को प्रदर्शित करता है। ठीक है, सब गाड़ियां देखिए लगी हुई हैं, कहीं निकलने का रास्ता नहीं है। जहां सभी गाड़ियां अस्त व्यस्त खड़ी हैं, चौराहे किसी भी प्रकार से ट्रैफिक सिग्नल की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही पैदल चल रहे यात्रियों को भी असुविधा हो रही है। जाम भयंकर लगा है तथा किसी पुलिसकर्मी की कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में जनसंख्या दोगुनी हो गई है, जिसके कारण वाहनों की संख्या में वृद्धि होने से एक ओर जाम जैसी समस्या उत्पन्न करते हैं तो वहीं दूसरी ओर प्रदूषण की समस्या भी बढ़ा रहे हैं। यह अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। इस गंभीर विषय को जल्द से जल्द हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो जैसे हमने कहा कि हमने भी अपना जो एक अनुभव दिया था, प्रयागराज से थोड़ा सा पहले ही जाम में फंसे, और वो भी कोई जाम नहीं था, गांव वालों द्वारा वो जाम किया गया था क्योंकि उनके साथ एक दुर्घटना घट गई थी। बाकी सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी, लेकिन जाम में फंसते हैं तो बेचैनी तो होती ही है। तो कुछ वैसी ही बेचैनी हमारे साथ भी हुई थी। तो आपके पास जो भी दृश्य दिया जाए उसे बहुत ध्यान से देखना। आप यहाँ पर देख रहे हो, वाकई कोई भी व्यवस्थित तरीका नहीं है। सबने अपनी अपनी गाड़ियों को, इधर का रास्ता बंद है तब भी वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियों को निकलने का कोई एक प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से ये जाम लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 17 में। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है एक संवाद, है ना। देखिए क्या है, नाटक में अच्छे प्रदर्शन के बाद मित्र से हुई बातचीत को लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। आपने नाटक में पार्ट लिया था, बहुत अच्छा रहा, और उसे आप कैसे लिखोगे, अपने मित्र को इसके जो संवाद हुआ उसके बाद उसे आपको लिखना है। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे। अर्जुन खुशी से, वाह क्या नाटक था, तुमने तो कमाल का अभिनय किया।
रिया मुस्कुराते हुए, धन्यवाद यार, तेरा अभिनय भी बहुत अच्छा था। अर्जुन गर्व से, हाँ सबने मेरे अभिनय की तारीफ की। रिया हंसते हुए, हाँ तू तो हीरो बन गया। अर्जुन गंभीरता से, पर तुमने भी तो सचमुच बहुत मेहनत की। रिया शर्माते हुए, हाँ थोड़ी मेहनत तो की थी। अर्जुन उत्साह से, चलो जल्दी से मिठाई खाते हैं। रिया खुशी से, चलो भाई, इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया तो खुशी तो बनती है कि नहीं। फिर उसके बाद अब हमारे पास 2 संवाद है, दोनों में से कोई एक लिखना था। तो एक संवाद तो हमने बता दिया, दूसरा संवाद देखिए क्या है। बढ़ती हुई महंगाई के विषय में पूनम और कुसुम के बीच होने वाले संवाद को लिखिए। तो 2 लड़कियां हैं या 2 स्त्रियां समझ लीजिए, एक का नाम पूनम है, दूसरे का नाम कुसुम है, जो बढ़ती हुई महंगाई को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, उसे हम संवाद रूप में लिखेंगे। तो देखिए क्या है। पूनम, अरे कुसुम, क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा? कुसुम, हाँ, बढ़ती महंगाई ने तो आम आदमी का जीना हराम कर दिया है। रोज कमाकर खाने वाले लोगों का तो बहुत ही बुरा हाल है। पूनम, अरे तुमने पढ़ा दूध की कीमत में और ऑटो रिक्शा के किराए में कितनी बढ़ोतरी हो गई है? कुसुम, हाँ पढ़ा, सरकार आम जनता को मूर्ख समझती है। पेट्रोल के दाम घटाकर रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं, यानी कि पेट्रोल का रेट तो कम कर दिया, लेकिन जो रोजमर्रा की चीजें थी उनके रेट को बढ़ा दिया है। पूनम, सही बात है, बेचारे गरीब बच्चों का क्या होगा? जो थोड़ी बहुत दूध उन्हें नसीब होता था, अब तो वह भी मिलने से रहा। कुसुम, जब भी महंगाई बढ़ती है उसका दुष्प्रभाव निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग पर पड़ता है। अमीर लोगों पर तो वैसे ही इसका असर नहीं होता, उनकी बला से महंगाई बढ़े चाहे घटे। पूनम, नहीं ऐसी बात नहीं है, असर उन पर भी होता है, पर आय अधिक होने से उन पर महंगाई की मार का असर उतना नहीं होता जितना गरीबों पर होता है। कुसुम, ऑटो वाले पहले ही मनमानी करते थे, अब भी करेंगे। सरकार को तो कुछ सोचना चाहिए। रोजमर्रा की चीजों के दाम ज्यादा नहीं बढ़ाने चाहिए। पूनम, हाँ मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक ओर तो सरकार गरीबी हटाओ के नारे लगाती है और दूसरी ओर महंगाई बढ़ाती है। ऐसे में आम जनता करे भी तो क्या करे? कुसुम, हालत यही रही तो आम आदमी का रहना ही मुश्किल हो जाएगा, बेचारा कैसे अपना घर चलाएगा? पूनम, हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ, सरकार को इस ओर कोई कदम उठाना चाहिए। अब चलती हूँ, बच्चों की बस का समय हो गया है। कुसुम, ठीक है, मैं भी चलती हूँ, मेरे बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं। तो ये 2 गृहिणियां थी, पूनम और कुसुम, जो महंगाई के चलते थोड़ा परेशान थी और उस बारे में एक दूसरे से बात कर रही थी। ठीक है, तो ये 2 संवाद थे, दोनों में से आपको कोई एक संवाद करना था। इसी के साथ हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन पेपर नंबर 4। ठीक है, तो हमने सैंपल नंबर 4 आपको करा दिया और आपको काफ़ी अच्छे से समझाया कि इनमें हम किस तरीके से चीज़ों को करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मिलेंगे अब हम सैंपल पेपर नंबर 5 के साथ। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी ही मिलेंगे, लेकिन तब तक जो पेपर आपको दिया गया है इसका बहुत अच्छे से देखिए, इसको प्रैक्टिस करिए, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।